हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा की समीक्षा पद्धति। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्टर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उच्चगांव सानी गांव में 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। जहां शुक्ल जी की आलोचना समाप्त होती है, वहीं से डॉक्टर शर्मा की आलोचना शुरू होती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा अंग्रेजी के कवि थे। उन्होंने भारत के अनेकों भाषा का गहन अध्ययन किया। 100 के आसपास पुस्तकें लिखे। रामविलास मार्क्सवादी विचारक थे। मार्क्सवादी समीक्षा का तात्पर्य उस समीक्षा से है जिसमें मार्क्सवाद को आधार बनाकर साहित्य की समीक्षा की जाती है। ऐसे आलोचकों को प्रगतिवादी समीक्षक भी कहा जाता है। मार्क्सवादी समीक्षकों के प्रमुख शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा आदि हैं। जो मार्क्सवाद के जो समीक्षक हैं, इनमें जो नाम आते हैं, कई बार पूछा जाता है मार्क्सवाद के बारे में, तो हम इन राइटरों के नाम भी वहाँ पे मेंशन करके लिखकर और इनके बारे में लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। मार्क्सवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स हैं। उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है तथा समाज के दूसरे वर्ग को शोषक वर्ग कहा है, जो कि पूंजीवाद से शोषित वर्ग है। 1925 में मार्क्सवाद भारत आया। रामविलास इसी शोषित वर्ग के हित में सामाजिक परिवर्तन के साधक के रूप में उभरे। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में प्रमुख है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, भाषा और समाज आदि। डॉक्टर शर्मा आलोचक व कवि दोनों थे। उन्होंने भारतीय वेद वेदांगों का गहरा अध्ययन किया, सारा चिंतन अपने में समाहित किया। मार्क्सवादी विचारधारा का भारत में इनका मुद्दा क्या था मार्क्सवादियों का, और रामविलास जो शर्मा थे उनका जो आलोचना का जो क्षेत्र था वो क्या था। तो इन्होंने किन किन क्षेत्रों में आलोचना की। ये जो थे वो गरीबों की आवाज़ बनकर उभरे। गरीबों की आवाज़ कैसे बन के उभरे? इन्होंने ऐसे लेखकों को पढ़ा और समझा जो गरीबों की आवाज़ थे, जैसे निराला की साहित्य साधना। इन्होंने निराला को दूसरा कबीर कहा। निराला कबीर की तरह मसीह जीवित हैं। ऐसे रचनाकारों को लिखा जो गरीबों के बारे में लिखते थे, जैसे कबीर, निराला, नागार्जुन, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद। आक्रामक व्यक्तित्व। डॉक्टर शर्मा शुक्ल जी की तरह ना तो शालीन थे और ना ही द्विवेदी जी की तरह व्यंग्यात्मक। उनका व्यक्तित्व आक्रामक था। उनमें लड़ने भिड़ने कुछ करने की अद्भुत क्षमता थी। आर्थिक स्थिति को महत्व दिया। उन्होंने आर्थिक स्थिति को भी महत्व दिया। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने पूंजीवाद का विरोध तथा अपने हक के लिए लड़ने वाले वर्ग समूह तथा समाज के आवाज़ को बुलंद किया। समाज की पहचान। रामविलास जी को अपने समाज की जरूरतों तथा रूपरेखा की पहचान थी तथा वो कहते थे कि एक साहित्यकार को अपने समाज की पहचान होनी चाहिए। रामविलास जी जो थे वो समाज को पहचानते थे कि समाज में ऊंच नीच, भेदभाव जो भी है, उन चीज़ों को पहचान कर, और कहते थे कि अगर कोई साहित्यकार है, लेखक है, तो अगर अपनी समाज की पहचान उनको नहीं है तो वो अच्छा लेखन नहीं कर सकता है। भाषा के प्रति दृष्टिकोण। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि भाषा एक हथियार है जिससे हम प्रतिगामी शत्रुओं पर प्रहार कर सकते हैं। क्रांति के लिए आवश्यक है कि अपने शत्रुओं की शक्तियों को पहचानना। इस तरह से शर्मा जी ने जो भाषा को एक हथियार की तरह माना था और अपने शत्रुओं को पहचान कर और उस पर वार करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और शत्रु कौन होते थे? जो कि समाज के विरोधी हों और जो देश के हित में ना हो, उन लोगों के विरोध में इन्होंने हथियार उठाया हुआ था। कौन सा? तो भाषा का हथियार, यानी कि कलम से लड़ाई करते थे वो। प्रयोगवाद एक नई कविता के विरोधी। रामविलास जी ने प्रयोगवाद का नई कविता का घोर विरोध किया है। यद्यपि प्रथम तार सप्तक के 7 कवियों में उन्हें भी स्थान मिलता है। वह लिखते हैं, विषय वस्तु में निकम्मापन, निरर्थकता, निरुद्देश्यता, यह है प्रयोगवाद। इनके ऐसा जनजीवन या तो है ही नहीं, या तो उन्हें जैसा विकृत और निरुद्देश्य नई कविता लोगों को भरमाने वाली थी। इनका मानना था कि नई कविता लोगों को भरमाने वाली है। निराला की साहित्य साधना। इस पुस्तक में उन्होंने एक ओर तो निराला के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर निराला की काव्य प्रतिभा, रचना प्रक्रिया, भाषा एवं काव्य सौंदर्य को भी प्रस्तुत किया है।
इस आलोचनात्मक ग्रंथ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निराला की साहित्य साधना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। इस आलोचना में उन्होंने शुक्ल जी की लोक हृदय में लीन होने की कसौटी पर जोर देते हुए उनके अंतः विरोध को भी उजागर किया है। संस्कृति और जातीयता के बारे में आलोचना। उनके अनुसार जातीयता की सबसे बड़ी पहचान उनकी भाषा है। भाषा के अनुसार हम जातीयता को पहचान सकते हैं और उसका बखान कर सकते हैं, उनका ये मानना था। राजनीतिक के बारे में उन्होंने लिखा, उन्हें देश की चिंता थी। उन्होंने कहा, आज जब राजनीतिक दलों को भी देश की चिंता नहीं है तो भारतीय लेखकों, बौद्धिकों, विचारकों और आलोचकों का दायरा है कि ये देश की चिंता करें, दायित्व है कि ये देश की चिंता करें। उन्होंने बोला था कि जब राजनीतिक के लोग नहीं चिंता कर रहे हैं तो जो लेखक हैं, जो बौद्धिक विचारक हैं, उन लोगों को दायित्व उठाना चाहिए अपने देश की चिंता करने की। साहित्य की विरासत के बारे में भी लिखा। हिंदी साहित्य के नवजागरण को पहली बार प्रस्तुत किया गया। नवजागरण की परंपरा को ऋग्वेद उपनिषद काल की नवजागरण परंपरा से जोड़ा, तुलसी का समर्थन किया। इन्होंने, ये जो रामविलास शर्मा थे, ये नवजागरण को और ऋग्वेद और पुरानी परंपरा को दोनों को जोड़कर आगे बढ़ाया इन्होंने। उसके बाद कांग्रेस के उद्भव पर भी लिखा। शर्मा जी कांग्रेस के विरोधी थे। सर्वहारा वर्ग के बारे में लिखा। पूंजीपति तथा शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित या सर्वहारा वर्ग के समर्थक रहे। स्त्री वर्ग के बारे में इन्होंने, वे समाज में व्यापक परिवर्तन की बात करते हैं जिसमें स्त्री की स्थिति पर विचार भी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। स्त्री अस्मिता, नारी की स्थिति में परिवर्तन की बात। महादेवी के कविता मन में जब सारा साहित्य समाज में मैं निर्भरी दुख की बदरी के रूप में देखता था, तब डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, महादेवी जी का और उनकी कविता का परिचय केवल निर्भरी दुख की बदरी या एकाकिनी बरसात कहकर नहीं दिया जा सकता। उन्हीं के शब्दों में उनका परिचय देना हो तो मैं यह पंक्ति उद्धृत करूंगा। रात के उड़ में दिवस की चाह का शर हूँ। परंपरा का मूल्यांकन से ये लिया गया है, जो कोट किया है मैंने। और स्त्री के बाद अगर हम बात करें तो किसान वर्ग, केवल मजदूर का ही नहीं, किसानों की भी क्रांति का सिपाही बताया गया। इन्होंने किसानों को भी क्रांति का सिपाही बताया और केवल मजदूर ही नहीं, किसान को भी, यानी कि इन्होंने मजदूर को और किसान को दोनों को ही क्रांति का सिपाही बताया। किसान मजदूर एकता में दृढ़ विश्वास था इनका। शर्मा जी का विश्वास था कि किसान और मजदूर दोनों की एकता होनी चाहिए। उसके बाद 16 पॉइंट है, वर्णाश्रम के घोर विरोधी। वे वर्ण जाति आदि को चुनौती देते हैं। वर्ण मुक्ति समाज की कल्पना की है। उनका ईश्वर में अविश्वास था। ईश्वर में उनको विश्वास नहीं था और वो मानते थे कि जो मानव जाति है उन्हें अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। मानवता को बढ़ावा, मानव को समान समझा जाए, उनमें भेदभाव ना किया जाए। शोषण के विरोध, व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पर शोषण मुक्त समाज की कल्पना की है। गोदान में डॉक्टर शर्मा पूंजीवादी शोषक चक्र तथा महाजनी सभ्यता का क्रूर सच्चाइयों का उद्घाटन करते हैं। हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब में समन्वय, मुसलमानों को धर्मांध कहने के विरोधी थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सब एक समान है, उनमें समन्वय होना चाहिए। संत साहित्य, शर्मा ने कहा, संत साहित्य भारतीय जनता के प्रेम, घृणा, आशाओं और वेदना का दर्पण है। 22 नंबर पॉइंट, प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य का महान कथाकार बताने वाले शुरुआती आलोचकों में रामविलास शर्मा भी थे। उन्होंने अपनी पूरी ठसक से कहा है कि प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में भारत की आत्मा को पूरी सच्चाई और सहजता के साथ उकेरा है, इसलिए वे महान है। 23 नंबर पॉइंट में तुलसीदास के बारे में उन्होंने लिखा है कि तुलसीदास साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। वामपंथी विद्वान जिन तुलसीदास को हमेशा खारिज करते रहे, उन्हें भी रामविलास शर्मा ने मध्यकालीन भारत का महान कवि बताकर लोगों को चौंका दिया था। पंत की स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली की समीक्षा आक्रामक शैली में की। इन्होंने पंत की जो पुस्तक है स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली, उसका भी इन्होंने समीक्षा किया।
उसके बाद है सामंतवाद का विरोध। इन्होंने लिखा, हिंदी में अनेक ऐसे पुरातन पंथी लेखक हैं जो योग के उद्धार में भारतीय संस्कृति का प्रसार देखते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि कुंडलिनी जगाने की कितनी ही कोशिशें करें, यह अर्ध सामंती समाज व्यवस्था अब कुछ ही दिनों में की मेहमान है। ये परंपरा का मूल्यांकन में लिखा गया है। इस तरह से अगर हम निष्कर्ष पे आते हैं तो देखते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील या प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा ही नहीं, पूरी एक जमात है। कहने का मतलब कि जो प्रगतिशील जो आलोचक थे उसमें सिर्फ रामविलास शर्मा ही नहीं है, पूरी एक जमात है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। और इस जमात की मार्क्सवादी आलोचना में रामविलास शर्मा का स्थान ऐन्द्रिय है। उनकी भाषा सहज, समान तथा सरल थी। उन्होंने जीवंत प्रसंगों को अपनी लेखनी में प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम एग्ज़ाम में इस तरह से 24-25 पॉइंट बनाकर अगर हम रामविलास शर्मा के बारे में लिखते हैं तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।